तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज कायदे से कहीं बाहर था और मौका मिला नहीं घर आने का, और आने में भी 12 से 14 घंटे भी लग जाएंगे। तो जिस होटल में रुका था, आज उसी होटल में एक दीवार खोजी और आसपास के लोगों से भी कहा कि भैया थोड़ा सा शांति रखिएगा, चूँकि ऐसा काम है। तो फिर उन लोगों ने भी कोऑपरेट किया और फिर मुझे लगा कि अब इससे पहले कि लेट हो जाए और मैं घर पहुंच नहीं पाऊंगा, यहीं से आज की कहानी आपको सुना देता हूं। तो हो सकता है कि आपको कुछ बैकग्राउंड डिस्टर्ब लगे, तो उसके लिए पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग ले रहा हूं। लेकिन प्रयास तो पूरा यही है कि कोई डिस्टर्बेंस आपको ना हो, लेकिन चूँकि नई जगह है तो हो सकता है कि हो जाए, तो मुझे लगा कि आपको शुरू में ही बता दें। अब चूँकि आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश से बाहर था, तो उत्तर प्रदेश की लगभग जितनी खबरें थी सब पे एक तरह से नज़र रखा हुआ था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो एक खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर की शामली से निकल के सामने आई, और वास्तव में ये खबर आंखें खोलने वाली है और मानवता इंसानियत को झकझोरने वाली भी है, और एक ऐसा परसेप्शन जो हम सभी के दिमाग में बना हुआ है, इस परसेप्शन से भी एक तरह से पर्दा उठाने वाली है। आमतौर पर अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, अगर डिलीवरी का टाइम नज़दीक आए, तो अगर उस आदमी के पास ठीक ठाक पैसा है, यानी थोड़ा बहुत भी पैसा है, तो उसका प्रयास यही रहता है कि किसी प्राइवेट अच्छे नर्सिंग होम में उसको लेके जाएं, वहीं पे उसकी डिलीवरी करवाएं। चूँकि अब सरकारी जगहों पे लोगों का भरोसा ही नहीं, सबको यही लगता है कि जो प्राइवेट हैं, जो ऐसे नर्सिंग होम हैं, वो बढ़िया हैं, चूँकि पैसे ज़्यादा लेते हैं तो काम बढ़िया करेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें भी गलत हो जाती हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ शामली में। दरअसल एक शख्स है, उन्होंने नाम तो अपना नहीं बताया और मैंने पूछा भी नहीं। परसों यानी सैटरडे की ये बात है, एक बच्चा उनके घर जन्म लेता है। अब बच्चा जन्म लेता है, लेने के बाद बच्चे की हालत थोड़ी सी क्रिटिकल। हालांकि डिलीवरी उन्होंने एक नॉर्मल सी जगह पे करवाई जो सरकारी होता है वहाँ पे। लेकिन जब डिलीवरी हुई और बच्चे की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो उन्होंने फिर किसी सरकारी अस्पताल, किसी इधर उधर जाने का फैसला नहीं किया। उनके जहन में था कि किसी प्राइवेट बढ़िया नर्सिंग होम में लेके जाएँ और बच्चे की स्थिति परिस्थिति वहीं पर दिखाएँ। इसके बाद वो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं, और उन्हीं के साथ संयोग से एक और बच्चा आता है जिसकी स्थिति खराब। अब बच्चे को वहाँ पे वो एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद फिर ये हुआ कि बच्चे के आसपास कोई जाएगा नहीं, सिर्फ डॉक्टर और कुछ चुनिंदा लोग, घर का भी कोई अलाउ नहीं था। तो फिर रात हो गई। रात होने के बाद अब बच्चे को उस आईसीयू में डाल के सबको बाहर कर दिया गया। माँ बाप सारे लोग बाहर बाहर अपना सो रहे हैं। सोने के बाद अब रात बीत गई, सुबह हो गई। तो जब सुबह हुई तो बच्चे के पिता को लगा कि 24 घंटे हो रहे हैं, लगभग 12 घंटे बीत गए, चलें एक बार अपने बच्चे का हालचाल तो देखें, कैसा है, खेल रहा, रो रहा, क्या कर रहा। इसके बाद जो पिता थे उनके, वो बेचारे अंदर आते हैं। आने के बाद पहला ही कदम जब रखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। बहरहाल उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के बाद फिर अपने बच्चे के पास जाते हैं, बच्चे को उठाते हैं, बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बच्चा था वो कुछ बोलता नहीं। अब बच्चा नहीं बोलता तो पिता बदहवास फ़ौरन डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आती हैं। आने के बाद बच्चे को चेक करती हैं। चेक करने के बाद बताती हैं कि ये बच्चा जो है अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये चीज़ जैसे वो पिता सुनता है, सुनने के बाद पहले तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या, मेरी तो एक तरह से दुनिया उजड़ गई कि बच्चे को बचाने के लिए मैं सरकारी से प्राइवेट में लेके आया और यहाँ पे 12 घंटे भी नहीं बीते और उसके साथ ये हो गया। बहरहाल अब जैसे तैसे करके समझाते हैं अपने आप को। लेकिन इसी बीच एक और चीज़ होती है। उसी वार्ड में जहाँ पे ये बच्चा रखा हुआ था, बगल में एक और बच्चा था, और बदकिस्मती से वो भी बच्चा मर चुका था, उसकी भी कंडीशन सेम। तो मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा आया हो, उसकी तबीयत खराब हो गई हो या फिर कुछ दिक्कत, लेकिन 2 बच्चे हैं और दोनों मर गए। तो कहीं ना कहीं अब दोनों परिवार को डाउट हुआ। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे पहले भी बीमार थे, इसलिए मर गए, इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन अब दोनों परिवार वालों को डाउट हुआ। डाउट होने के बाद फिर उन्होंने इन्वायरमेंट चेक किया कि क्या हो सकता है, कहीं दवा में कोई लापरवाही नहीं हो। तो कौन सी दवा लगी, कौन सा ग्लूकोज लगा, सबकी एक्सपायरी डेट से लेकर तमाम चीज़ें जब चेक की गई तो उसमें कुछ मिला नहीं। अब ये तमाम चीज़ें जब चेक की गई और कुछ मिला नहीं, तो फिर पिता ने याद किया कि जब वो सुबह सुबह आया था, आने के बाद जब दाखिल हुआ था, उस टाइम उसने एक अजीब सी चीज़ महसूस की थी। उसके बाद इसके जो दोनों बाप थे बेचारे असहाय, दोनों ने आपस में डिस्कस किया। तो फिर दोनों ने महसूस किया कि जो एसी थी उसकी कूलिंग बहुत ज़्यादा थी।
इसके बाद अब पिता ने फौरन पुलिस का रुख किया। मामला थाने जाता है। जाने के बाद अब जब जांच पड़ताल हुई तो अभी तक शुरुआती जांच पड़ताल में जो निकल के सामने आया कि रात में जो वहाँ की डॉक्टर नीतू थी, उसी वार्ड में चूँकि उनको सोना था, इसलिए एसी को उन्होंने टर्बो पे लगा दिया, यानी हाई कूलिंग पे। रात भर एसी हाई कूलिंग करती रही। अब चूँकि नीतू तो बड़ी थी तो सर्वाइव कर गई, लेकिन उस ठंडक में जो बाकी बच्चे थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और इसी वजह से दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। तो कायदे से हम लोगों का जो परसेप्शन है कि जो प्राइवेट वाले होंगे बहुत सही काम करेंगे, कभी कभार ये भी फेल हो जाता है। और डॉक्टरों की ऐसी लापरवाही कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गर्मी दूर करने के लिए 2 बच्चों का एक तरह से ना चाहते हुए ही कत्ल हो गया। फिलहाल पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज किया है, जांच पड़ताल होगी, जो कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी अफसोसनाक खबर थी ये। एक तरह से कहें कि क्राइम की एक अजीब सी स्टोरी थी, जिसमें क्राइम भी हुआ, लेकिन एक तरह से देखा जाएगा कानून की नज़रों में तो इंटेंशनली मर्डर हुआ नहीं, तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा फिलहाल दर्ज हुआ है। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी वास्तव में एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में आप देखेंगे कि आदमी कुछ प्लान करता है, प्लान करने के बाद काम करना शुरू कर देता है। अब जब काम करना शुरू करता है तब उसे लगता है कि यार ये तो प्लान फेल हो गया, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए कई ऐसे क्राइम वो कर जाता है जिसका खामियाजा उसे न चाहते हुए भी भुगतना पड़ जाता है। और आज की कहानी भी ठीक ऐसी ही एक कहानी है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज में एक जगह शंकरगढ़, और इसी शंकरगढ़ में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था पुष्पाराज केसरवानी। और शायद पूरे शंकरगढ़ में ऐसा कोई है नहीं जो पुष्पाराज केसरवानी का नाम न जानता हो। पूरे इलाके में इनका अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा रसूख है, अच्छा खासा रुतबा है, प्रॉपर्टी इनकी करोड़ों में है, बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है, ट्रकें चलती हैं, अलग अलग और काम है इनके। तो उस इलाके में अच्छा खासा नाम है इनका, सारे लोग जानते हैं। परिवार भी अच्छा खासा, एक 15 साल का बेटा जिसका नाम शुभ, वो भी पढ़ने लिखने में बेहद अच्छा, पत्नी भी बेहद सुशील, अपने पति का ध्यान रखने वाली। यानी ईश्वर ने पैसा भी दिया था, शोहरत भी दी थी, साथ ही संतोष भी दिया था, और घर में सुख शांति भी दी थी। तो आप एक अच्छे और सुखी परिवार की कल्पना जो कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ परिवार पुष्पाराज केसरवानी का था। एक हफ्ते पहले तक बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक चलती रही। जो धंधा था वो बढ़िया फल फूल रहा था, जो काम था बढ़िया चल रहा था, जो बच्चा था वो पढ़ने जा रहा था, पत्नी अपने काम में बिजी थी। लेकिन अचानक से अभी जो सैटरडे बीता, इसी सैटरडे की ये बात है, जो 15 साल का बेटा था पुष्पाराज केसरवानी का, शुभ, वो स्कूल से आता है। आने के बाद खाना वगैरह खाता है, खाना खाने के बाद ऐसे ही बाहर खेलने निकलता है। निकलने के बाद अब परिवार वाले अपने काम में बिजी। 7 बज गए। अब 7 बजे तक हर बार ऐसा होता था कि जो शुभ था वो आ जाता था, लेकिन इस बार सुबह ही नहीं रहा। अब 7 बज गए, सुबह नहीं रहा। परिवार वालों को थोड़ी सी चिंता हुई। परिवार वाले अब खोजने निकलते हैं। जो पुष्पाराज की पत्नी थी, पुष्पाराज जो थे, ये दोनों अपने बच्चे को आसपास के इलाकों में खोज रहे हैं। आसपास के इलाकों में जब खोजा और नहीं मिला तो फिर ये हुआ कि दोस्तों से पूछताछ करें, क्या पता कि किसी के घर चला गया हो, रुक गया हो। लिहाजा अब माता पिता दोनों बेचारे दोस्तों के यहाँ चले गए, वहाँ पूछताछ की, वहाँ भी कोई खबर नहीं। फिर अब इतना होने के बाद अब मन में डर भी लग रहा कि क्या हो गया। फिर आसपास के पूरे इलाके में इत्तला कर दिया गया कि जो पुष्पाराज केसरवानी है उनका बेटा गायब है। अब सारे लोग जो संबंधी थे, जो चहेते थे, जो घर से अच्छा खासा संबंध रखते थे, वो तमाम लोग खोज रहे हैं। देखते देखते रात हो गई, लेकिन जो शुभ था उसका कुछ पता नहीं। अब शुभ का जब कहीं कुछ पता नहीं तो परिवार वाले बेचारे एकदम बदहवास इधर उधर खोज रहे हैं। मन में किसी आशंका का डर भी है, लेकिन कुछ कह भी नहीं रहे। अब इधर खोज रहे हैं, इधर आसपास के लोग कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। तभी जो पुष्पाराज केसरवानी थे, उनकी मोबाइल पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स पहला शब्द बोलता है कि क्या तुम अपने बेटे को खोज रहे हो। अब ये शब्द पुष्पाराज केसरवानी जब सुनते हैं तो एक तरह से 4 घंटे से वो पागल हो चुके थे अपने बेटे के लिए। तो पहली बार उन्हें कुछ उम्मीद की किरण दिखी। फ़ौरन वो कहते कि हाँ, आप कौन? तो कहता है वो शख्स कि परेशान मत रहो, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी कीमत देनी पड़ेगी। अब ये चीज़ जैसे ही पुष्पाराज केसरवानी सुनते हैं तो पहले तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि ये क्या है, ये कौन है और इस तरह की बातें क्यों कर रहा।
इसके बाद फौरन पूछते हैं कि भैया क्या कीमत देनी है वो बताओ। इसके बाद सामने वाला कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे ही पास है, मैंने किडनैप किया है, और अगर अपने बेटे को सही सलामत चाहते हो तो 15 लाख रुपए दे दो, और अगर नहीं चाहते हो तो फिर पुलिस के पास चले जाना, फिर तुम्हें अपने बच्चे की लाश मिल जाएगी। तो समझदार होना तो पुलिस के पास मत जाना, और पैसे कहाँ देने हैं, कितने देने हैं, और कब पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है, अगले कॉल का इंतज़ार करना। ये तमाम चीज़ें बताऊँगा। और अगर इस बारे में किसी को बिल्कुल भनक लगी, थोड़ी भी भनक लगी, तो शायद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये चीज़ जैसे ही वो पिता सुनता है तो इकलौता बेटा बेचारा करे क्या, चुप हो जाता है, किसी को कुछ बताता नहीं। अब इंतज़ार हो रहा है कि दूसरा फ़ोन आए। दूसरा फ़ोन आने के बाद बताया जाएगा कि कहाँ पैसे देने हैं, क्या करना है। सुबह हो गई और अभी तक पिता बेचारा परेशान है, लगातार खुद फ़ोन कर रहा है कि भैया कहाँ 15 लाख देने हैं, बता दो मैं दे दूँगा। लेकिन सामने से ना तो कोई रिस्पॉन्स मिल रहा, ना ही सामने वाला कोई फ़ोन कर रहा। ये चीज़ जब पिता देखता है कि किडनैपर था तो दोबारा फ़ोन करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पिता भी परेशान हो रहा है कि ये कैसा किडनैपर है कि फ़ोन नहीं कर रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ जानता हो लेकिन अब नहीं बताना चाह रहा हो। अब एक शख्स जिसका बेटा गायब हो, उसके दिमाग में तो तरह तरह की चीज़ें आएंगी, तो फिर क्या करे। और उसके जहन में आया कि अब चूँकि फ़ोन ऑन नहीं आया है तो एक काम करते हैं, थाने जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं कि ऐसा फ़ोन आया और दोबारा फ़ोन नहीं आ रहा, तो हो सकता है किसी के पास मेरा बेटा या फिर कोई जानकारी हो। सुबह सुबह पिता बेचारा भागे भागे थाने पहुंचा, कंप्लेन दर्ज करवाई कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया और मेरा बेटा कल से गायब। अब चूंकि मामला एक बेहद संपन्न आदमी का था, उसका इकलौता बेटा गायब हुआ था, तो पुलिस वालों ने भी बिल्कुल लापरवाही नहीं की। फ़ौरन जांच पड़ताल शुरू हुई। सबसे पहले पूछा गया कि क्या हुआ था क्या नहीं, फिर पूछा गया कि फ़ोन किस नंबर से आया था, साथ ही ये पूछा गया कि किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं। यानी सबसे पहले दुश्मनी का एंगल, फिर फ़ोन नंबर जिससे फ़ोन आया था वो निकाला गया। साथ ही फिर ये हुआ कि चलो पता करते हैं कि कौन है ऐसा जो ऐसा कर सकता है। ये तमाम चीज़ें जब पिता से पूछी गई, साथ ही नंबर निकाला गया, साथ ही और लोगों से जब पूछताछ शुरू हुई, तो शुरुआती पूछताछ में तो ना तो कहीं कोई दुश्मनी का एंगल निकला, ना ही कोई और चीज़ निकली। लेकिन जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ी, 2-3 चीज़ें निकल के सामने आई। पहला कि आसपास के इलाकों में कुछ कैमरे लगे हैं, तो अगर बच्चा किडनैप हुआ है, चूँकि मामला एक बेहद हाई प्रोफाइल जगह का था, एक बढ़िया हाई सोसाइटी थी, तो वहाँ पे कैमरे लगे थे, तो अगर बच्चा गायब हुआ है तो किसी कैमरे में चीज़ें कैद हुई होंगी। और दूसरा नंबर है तो इसको सर्विलांस पे लगा के इसका लोकेशन निकालते हैं। तो पुलिस वालों ने जब दुश्मनी का कोई एंगल नहीं पाया तो पहले तो कैमरा खंगाला, तो कैमरे में ऐसी कोई चीज़ दिखी ही नहीं, और जो धुंधला सा एक चेहरा दिखा उससे शायद पहचान हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस शख्स को कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जब नंबर की लोकेशन निकाली गई तो शायद जो किडनैपर थे या फिर जिसने भी फ़ोन किया था उस हिसाब से ट्रेंड था नहीं, उसे उतना ज्ञान था नहीं कि किस हिसाब से क्या करना है। तो जब नंबर की लोकेशन निकाली गई तो नंबर की जो लोकेशन थी वो चित्रकूट के एक जंगल की निकली। अब पुलिस वाले, चूँकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि मामला एक बेहद अमीर घर के लड़के का, तो उन्होंने भी देरी नहीं की, फ़ौरन अपनी टीम उठाते हैं, नंबर को एकदम रडार पे रखते हैं, वहाँ के थाने से भी मदद लेते हैं, साथ ही खुद भी जाते हैं। जाने के बाद जो शख्स था संजोग से वो पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाता है। हत्थे चढ़ जाता है, उसके बाद फिर उससे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो फिर उसने अपना नाम गणेश बताया। और फिर जब पूछा गया कि क्या तुम बच्चे के बारे में जानते हो, तो शुरुआत में तो इधर उधर की कहानी बताता, कभी कुछ इधर उधर घुमाता कि मुझे नहीं पता, कि सुखदेव को पता होगा, संजय को पता होगा। लेकिन जब सख्ती बरती गई तो फिर अब पुलिस वालों को कहता है कि साहब आप मेरे साथ चलिए। साथ लेके जाता है, एक जगह जाके इशारा करता है, पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे उस बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। अब जैसी बॉडी मिली तो पुलिस वाले फिर परेशान कि ये क्या, मामला किडनैपिंग का था, कोई लोचा हुआ नहीं, तो बॉडी कैसे मिल गई। अब पुलिस वाले फिर से इस शख्स को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ शुरू करते हैं। बॉडी अब परिवार वालों के हवाले की गई कि भैया तो जो होना था हो गया, लेकिन अंतिम संस्कार वगैरह कर लो। साथ ही अब इससे जब पूछताछ शुरू हुई, ये कहानी फिर कई महीने पहले चली गई और भरोसे और दुनिया के ऐसे कत्लेनुमा कहानी का जन्म हुआ जिससे शायद आपकी भी रूह कांप जाए। दरअसल जो पुष्पराज केसरवानी थी, इनकी ट्रकें चलती थी और ऐसे ही ट्रक का एक ड्राइवर था लोकनाथ। लोकनाथ ट्रक लेके घर पे आता, यहीं खड़ा करता, यहीं पे जाता। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब खाना वगैरह ना खाया रहे तो घर वाले खिला दें, तो घर के अंदर भी आना जाना लगा रहा।
अब संजोग से लोकनाथ का एक भाई था सुखदेव, वो भी कभी कभार आता तो वो भी मिल लेता। अब लोकनाथ तो अपने मालिक के प्रति काफ़ी लॉयल था, लेकिन जो सुखदेव है वो कहीं ना कहीं जब आया और घर की चकाचौंध देखा, घर की हैसियत देखी, पैसा देखा, तो उसकी नीयत डोल गई। उसे लगा यार कि इस आदमी के पास इतना पैसा है और बेटा इकलौता है, तो अगर इसके बेटे को किडनैप कर लिया जाए तो अपने बेटे के लिए तो पैसे ये देगा ही देगा और अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे मुझे। मामला बेटे का रहेगा तो कहीं मुंह भी नहीं खोलेगा। तो फिर यहीं से लगातार जब सुखदेव आने लगा और जो बच्चा था वो घुलने मिलने लगा, तो फिर यहीं से उसने प्लान करना शुरू किया कि अब सेठ के बेटे को ही किडनैप करना है। तो कैसे? लोकनाथ इसमें शामिल नहीं होता क्योंकि वो लॉयल था अपने मालिक के लिए। तो फिर इसने अपने 2 भतीजे गणेश और संजय को शामिल किया। शामिल करने के बाद पूरा प्लान बना। प्लान ये था कि सुखदेव जाएगा, बच्चे को लेके आ जाएगा, क्योंकि बच्चा सुखदेव को पहचानता है। पूरे प्लान के तहत सुखदेव उस जगह पे जाता है। जाने के बाद सुखदेव और संजय उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा यहाँ कहाँ घूम रहे हो, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, बगल में खरगोश के छोटे छोटे बच्चे आए हैं। 15 साल का बच्चा जैसे खरगोश वगैरह का नाम सुनता है बहक जाता है। बहकने के बाद फौरन चल पड़ता है। अब ये दोनों उसको बाइक से लेकर रवाना होते हैं। रास्ते में गणेश मिलता है। मिलने के बाद अब फिर धमकी दी जाती है, लेकिन धमकी वगैरह तो इन्होंने दे दी, सारा प्लान हो गया कि किडनैप करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। लेकिन ये सब करने के बाद अब जाके इनकी आंखें खुली कि 15 साल का जो बच्चा शुभ था वो किसी को तो नहीं लेकिन सुखदेव को पहचानता था। अब अगर इसे छोड़ देंगे, ये घर जाएगा, तो जाने के बाद तो पूरा मुंह खोल देगा कि सुखदेव अंकल आए थे, उन्होंने मुझे लेके कहा कि चलो खरगोश दिखाना। तब तो मामला दिक्कत। तो अब क्या करें? ये तो किडनैप किया पैसे के लिए, लेकिन इतना सोचा नहीं और अब डर लग रहा। तो फिर इनके दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, पैसे तो मिल ही जाएंगे, उसके बाद ही बच्चा देना है, तो एक काम करते हैं, बच्चे को मार ही देते हैं। इसी प्लान के तहत फिर इन तीनों ने मिलकर उस 15 साल के मासूम का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद बॉडी को छोड़ दिया, दूसरी जगह जंगल में फेंक दिया, और साथ ही अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ठिकानों पे लोग शिफ्ट हो गए। न कोई सबूत था, न कोई सुराग था, लेकिन चूंकि ये धमकी गणेश के मोबाइल से दी गई थी, इसीलिए गणेश के लोकेशन को निकाला गया। और निकालने के बाद फिर ये पूरा मामला सामने आया। अब ये जब पूरा मामला सामने आया, गणेश ने अपना बयान दिया, तो फिर पुलिस की टीम अब सुखदेव और संजय के नंबर को सर्विलांस पे लगाती है, उनकी खोजबीन होती है, और तमाम तरह की कड़ी मशक्क़त करने के बाद, तमाम तरह की चीज़ें करने के बाद उस मासूम को तो नहीं बचाया जा सका। लेकिन जो तीनों गुनहगार थे, गणेश, सुखदेव और संजय, ये पुलिस वालों के हत्थे चढ़ चुके हैं। बहरहाल आज ही ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब इनसे 1-2 दिन तक तभी ऐसे पूछताछ होगी, उसके बाद फिर चार्जशीट बनेगी, फिर जाके अगर कुछ होता है तो होगा। लेकिन एक आदमी जो अपने ही भाई के मालिक के पास जाता है और इस तरह से थाली में छेद करता है, तो कहीं ना कहीं बड़ी अफसोसनाक घटना थी। तो ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, वैसे अच्छा कहा, लेकिन बस इतना है कि अगर सुनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। बहुत जल्द हम लोग 1 लाख की फैमिली पार करने वाले हैं, तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।